तीन माध्यम हमने पढ़ लिए थे, एक तो चालक माध्यम, अचालक माध्यम और मुक्त आकाश वाला माध्यम। आज हम इस यूनिट का जो सबसे लास्ट माध्यम बचता है वो आपके प्लाज्मा मीडियम, या फिर आपको बुक के अंदर उसको देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है आयनीकृत गैसों का माध्यम। तो इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है, या फिर इस माध्यम के अंदर किस प्रकार से जो है, इस माध्यम में किस प्रकार से आपके आवेशों का आवेश आयनीकृत गैसों के अंदर किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगे है, उनके इंसिडेंट होने की वजह से किस प्रकार से उनके अंदर परिवर्तन होता है, उनकी एनर्जी में वृद्धि होती है या कमी होती है, उनकी चालकता क्या होगी, तो वो सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं आयनीकृत गैस या फिर प्लाज्मा माध्यम, कौन सा आयनीकृत गैस बोल सकते हैं, या फिर आयनीकृत गैस माध्यम बोला जाता है इसको, या फिर दूसरा किस रूप में बोला जाता है इसको, प्लाज्मा के रूप में भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये आयनीकृत गैस माध्यम या फिर ये प्लाज्मा मीडियम है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए प्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन क्या है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या होती है, एक प्रकार से ऐसा माध्यम होता है, या फिर आप ये कह सकते हो एक प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, कंडक्टिंग मीडियम होता है। प्लाज्मा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम से मतलब ये है कि जितने इससे कोई भी पदार्थ प्लाज्मा है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मीडियम से मतलब है कि जितने उसके अंदर पॉजिटिव आयन होंगे उतने उतने इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं। मतलब कोई भी विद्युत रूप से चालक माध्यम है उसके अंदर अगर इक्वली रूप में मतलब बराबर मात्रा में पॉजिटिव तथा नेगेटिव आयन होते हैं, और तो उस कंडीशन में उस माध्यम को हम प्लाज्मा मीडियम कह सकते हैं या प्लाज्मा माध्यम कह सकते हैं। कौन सी कंडीशन में, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये आयनीकृत गैस माध्यम लिखा है वो इस कंडीशन में, इस इलेक्ट्रिकल मीडियम या फिर इस पदार्थ से ये वाला माध्यम कब बनेगा। तो आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि एक तो सीधी सी बात है कि जो भी माध्यम होगा वो विद्युत चुंबकीय या फिर आप ये कह सकते हो विद्युत रूप से चालक माध्यम है, उसके अंदर क्या है, प्लस और नेगेटिव आयन दोनों संख्या में बराबर होंगे, और उससे अगर हमें किसका निर्माण करना है, प्लाज्मा या आयनीकृत माध्यम को प्रोड्यूस करना है या उत्पन्न करना है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी लेबोरेटरी के अंदर कोई भी गैस या कोई भी पदार्थ है, या उसको हम क्या करते हैं, गैस को हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं या फिर उसको गर्म करते हैं उच्च टेम्परेचर के ऊपर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस गैस के अंदर उपस्थित मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो इस गैस के अंदर उपस्थित आयनों, या फिर आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, या जो कि एटम्स है इसके अंदर, इसमें किसी भी गैस के अंदर या फिर मॉलिक्यूल्स है, उनकी आपस में टक्कर होने की वजह से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री अवस्था में बाहर निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में बाहर निकलेंगे तो उस कंडीशन के अंदर या तो क्या है, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या तो वो एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स को फ्री कर सकते हैं, या फिर एक एटम्स है वो क्या करेगा, दूसरे से मॉलिक्यूल को ले सकता है, या फिर दूसरा है जो वो पहले को दे सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या होगा, यहाँ पर इस गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस या नेगेटिव आयन के रूप में क्या आ जाता है, आवेशित हो जाते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों का प्रोडक्शन होगा या फिर इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण करेंगे, कोई भी एटम्स है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने से उनके ऊपर क्या आ जाता है, आयन आ जाता है। इसलिए ये बोला जाता है कि इस प्लाज्मा को कौन सा माध्यम भी बोला जाता है, आयनीकृत गैस माध्यम भी बोला जाता है। आयनीकृत गैस माध्यम बोलने का कारण एक ही है, जब हम किसी भी गैस को क्या करते हैं, उच्च ताप के ऊपर गर्म करते हैं, तो उच्च ताप पे गर्म करने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स या इनके एटम्स के बीच में क्या होती है, टक्कर होती है। उस टक्कर के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में या फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों का इनके बीच में क्या होता है, आदान प्रदान हो। तो उस वजह से क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या आ जाता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्लस या माइनस का साइन आ जाता है। प्लस या माइनस का साइन आने की वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये गैस कैसी है, आयनीकृत गैस है। और दूसरी चीज ये कि मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में जा रहा है तो इस कंडीशन के अंदर इस माध्यम के लिए म्यू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नोट के, एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट के।
आपको ये ध्यान रखना है कि जो आयनीकृत माध्यम है उसके अंदर आयनों की टक्कर की वजह से या फिर आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स की टक्कर की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे आयन किस अवस्था में आ गई, फ्री स्टेट में आ गए। और फ्री स्टेट के लिए हमने विद्युतशीलता तथा विद्युत चुंबकीय पारगम्यता जो पढ़ी थी वो क्या क्या पढ़ी थी, चुंबकीय पारगम्यता हमने पढ़ी थी म्यू बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट। इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। इसका कारण आप देख लोगे कि जो चालक माध्यम पढ़ा था हमने, अचालक माध्यम पढ़ा था, वहां पे सब में क्या हो रहा था, म्यू बराबर क्या था म्यू आर म्यू नॉट, एप्सिलॉन बराबर क्या था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन और म्यू का यूज कर रहे थे। उसका कारण क्या था, वहां पे आवेश किस अवस्था में नहीं था, फ्री स्टेट में नहीं था। या फिर ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन हो या फिर उसमें प्रोटॉन हो, कोई भी आवेश हो किसी प्रकार का, वो फ्री कंडीशन में नहीं था। इस वजह से यहाँ पे क्या है, म्यू और एप्सिलॉन का यूज किया जाता था। लेकिन जो प्लाज्मा या फिर आयनीकृत गैस माध्यम होता है उसमें क्या किया जाता है, किसी भी गैस को जब हम उच्च ताप के ऊपर गर्म करते हैं तो उस ताप पे गर्म करने पर मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर होने की वजह से वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में या फिर आयन फ्री स्टेट में आ जाते हैं, फ्री स्टेट में आते हैं। उस वजह से यहाँ पे चुंबकीय पारगम्यता तथा विद्युतशीलता जो किस रूप में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के रूप में यूज की जाती है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलो कोई नहीं, वापस देख लो। प्लाज्मा या फिर आयनीकृत गैस माध्यम जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकली फॉर्मेट में कंडक्टिंग मीडियम होता है जिसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के आवेश क्या होते हैं, समान मात्रा में होते हैं। इससे हमें क्या करना है, आयनीकृत रूप में गैस माध्यम को प्रोड्यूस करना है या फिर प्लाज्मा मीडियम का प्रोडक्शन कब होगा, जब इस माध्यम में या इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मीडियम के अंदर से क्या किया जाता है, को इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मीडियम को क्या किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर उच्च ताप पे ऊपर गर्म किया जाता है। तो उस उच्च ताप पे गर्म करने की वजह से गैस के अंदर उपस्थित मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में आपस में टक्कर होने की वजह से वहां से क्या हो जाते हैं, आयन के रूप में इलेक्ट्रॉन या फिर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि टक्कर की वजह से इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने की वजह से जो गैस होती है उस गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश आ जाता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश आने के कारण ये गैस क्या हो जाती है, आयनीकृत मॉलिक्यूल्स की गैस हो जाती है। इस वजह से इसको कैसा माध्यम बोला जाता है, आयनीकृत गैस माध्यम बोला जाता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो विद्युत शीलता तथा चुंबकीय पारगम्यता है वो हमेशा मुक्त आकाश वाले फॉर्मेट वाले जैसी ही ली जाती है। यहाँ पे म्यू का मान म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि यहाँ पे इस माध्यम से भी क्या हो रहे हैं, आयन मॉलिक्यूल्स के टक्कर के पश्चात क्या हो रहे हैं, फ्री स्टेट में आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे म्यू बराबर म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट दिया जाता है। ठीक है ना? अब ठीक है, बात सिंह अब समझ में आ गया? चलो ठीक। अब जैसे देखिए, अब हमने क्या बोला, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम है। ये कैसा है, विद्युत रूप से क्या है, विद्युतीय रूप से क्या है, चालक माध्यम है। विद्युत रूप से चालक माध्यम है तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो ये आयनीकृत माध्यम वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम है। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम है तो इसका मतलब ये ध्यान रखना है इसकी क्या होगी, एक चालकता भी होती है। इस माध्यम की क्या होती है, एक चालकता भी होती है, जिससे कौन से नियम से निकाला जाता है, डू डू लॉरेंज सिद्धांत, डू लॉरेंज सिद्धांत से निकाला जाता है। जो कि आपके फर्स्ट पेपर जो है आपका फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर कौन सा आपका सॉलिड स्टेट पेपर है, उसके अंदर ये आएगा डू लॉरेंज मेथड। परंतु इस मेथड से किस प्रकार से इसकी चालकता निकाली जाती है मैं वो आपको बता दूंगा, क्योंकि किताब में तो सीधे ही आपके क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके अंदर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ से वो फॉर्मूला कैसे निकलता है वो मैं आपको बता दूंगा साथ में। ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, प्लाज्मा माध्यम में क्या पढ़ना है, प्लाज्मा माध्यम या फिर क्या लिखा हुआ आ सकता है आपके क्वेश्चन में, आयनीकृत गैस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की समीकरण। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा जो होता है एक तो
इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मीडियम भी बोल सकते हैं, या फिर ये कैसी होती है, क्वासी न्यूट्रल गैस होती है। क्वासी न्यूट्रल गैस से मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है, क्वासी न्यूट्रल गैस से मतलब यहाँ पर ये है कि इस गैस के अंदर या इस मीडियम के अंदर आयनिक आयन तथा उदासीन कणों या फिर दोनों का क्या होता है, सामूहिक या कलेक्टिव बिहेवियर होता है। प्लाज्मा एक कैसी है, क्वासी न्यूट्रल गैस है। क्वासी न्यूट्रल गैस से मतलब कि जो कोई भी माध्यम है, एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर आयन तथा उदासीन कण दोनों का ही क्या हो, सामूहिक या फिर कलेक्टिव बिहेवियर, अगर वो कोई भी माध्यम प्रदर्शित करता है, कोई भी गैस प्रदर्शित करती है ऐसा व्यवहार, तो उस कंडीशन में उस मीडियम को हम कैसा मीडियम बोल सकते हैं, प्लाज्मा माध्यम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन में एक तो इसकी क्या होगी, एक तो इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मीडियम भी कह सकते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ऐसा माध्यम जो कि किसमें कैसे आयन तथा उदासीन दोनों ही प्रकार के कणों का क्या करती है, सामूहिक व्यवहार प्रदर्शित करती है, तो भी उस माध्यम के को हम कैसा माध्यम बोल सकते हैं, प्लाज्मा माध्यम, या इस प्लाज्मा माध्यम को क्या बोला जाता है, क्वासी न्यूट्रल गैस भी कहा जाता है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि क्योंकि कोई भी आयन है, आयनों के रूप में आप देख सकते हो कि हमेशा जरूरी नहीं है प्रोटॉन ही हो, या फिर ये नहीं कह सकते हमेशा इलेक्ट्रॉन ही हो। तो आयनों के रूप में आप लोगों को ध्यान रखना, आयन हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से अधिक भारी होते हैं, या उनका प्रभावी द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की तुलना में आयन जो होते हैं उनकी गति को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य भी मान सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयनों का जो प्रभावी द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, आयनों का प्रभावी द्रव्यमान, आयनों का प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक, इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, अतः इनकी गति को क्या कर सकते हैं, को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। ठीक, अब यदि मान लीजिए कि कोई भी आपतित विद्युत क्षेत्र जो है, माना कि कोई भी आपतित विद्युत क्षेत्र जो कि इस मीडियम के ऊपर आपतित हो रहा है, माना कि आपतित क्षेत्र कौन का मान क्या है, जो कि किसके ऊपर आप प्लाज्मा मीडियम के ऊपर आपतित हो रहा है, उसका मान क्या दिया हुआ, ई वेक्टर बराबर ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी दिया हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जब ये माध्यम या इस माध्यम के ऊपर जो आपतित होने वाली किरण है उसका मान जो दिया हुआ है वो क्या, ई वेक्टर बराबर ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम किसी भी माध्यम के ऊपर आपतित करते हैं तो इसके आपतन के कारण जो इलेक्ट्रॉन की गति का समीकरण होगा वो क्या होगा, जैसे कि ये आपतित विद्युत चुंबकीय तरंग है, के कारण है के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन की गति का क्या समीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन की गति का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर, या फिर ये कह सकते हो एफ बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। क्योंकि बल लगाने की वजह से अगर आवेश क्या करे, गति करे, तो उसके ऊपर बल का मान क्या है, आपने क्या लगाया उसके ऊपर बल, एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर लगाया, ठीक है, एफ बराबर क्यू ई वेक्टर। तो इस एफ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एम डीवी वेक्टर अपॉन dt बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर, या फिर इस इक्वेशन से हम ये भी लिख सकते हैं dv वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर अपॉन m इंटू dt।
समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो इस माध्यम या फिर इस गैस के अंदर उपस्थित जिस भी माध्यम के ऊपर हम इस प्लाज्मा माध्यम के ऊपर जिस प्रकार से क्या करें विद्युत चुंबकीय तरंग को आपतित कर रहे हैं, तो उसके कारण जो आवेश है या फिर उसके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनके इलेक्ट्रॉन की गति का जो समीकरण है वो तो ये m dv वेक्टर अपॉन dt बराबर q e वेक्टर आ जाएगा। तो इस समीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v वेक्टर बराबर क्या आ जाएगी, v वेक्टर बराबर e वेक्टर का मान क्या है, e नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस k ओमेगा t। इसका समाकलन करोगे t के सापेक्ष, तो उस कंडीशन में यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, e वेक्टर माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आयोटा ओमेगा m, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है q है वो किसके बराबर है, E के बराबर है। या उसके ऊपर आवेश पॉजिटिव आवेश भी हो सकता है, नेगेटिव आवेश हो सकता है, तो वहां पे Q बराबर हम क्या लगा सकते हैं, E भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -1 है, -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी v वेक्टर बराबर क्या आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन आयोटा ओमेगा m। आयोटा से एक आयोटा गया तो वेलोसिटी का मान क्या आ जाएगा, आयोटा ई वेक्टर अपॉन ओमेगा m। ये आपके क्या बन गई, समीकरण नंबर 2 बन गई। यदि प्लाज्मा के अंदर जो भी प्लाज्मा मीडियम है उसके अंदर अगर मान लो जो इलेक्ट्रॉन है उसका घनत्व कितना हो जाए, n नॉट हो जाए, मतलब एकांक आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो n नॉट हो, तो उस कंडीशन के अंदर उन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उस माध्यम में प्रवाहित होने वाली धारा है, उस धारा की धारा घनत्व को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लें यदि प्लाज्मा के अंदर क्या है, यदि प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना है, n नॉट है, तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा घनत्व का मान क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा घनत्व J वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, आवेश घनत्व इनटू आवेशों का अपवन वेग, आवेशों का कौन सा वेग आ जाएगा, अपवन वेग आ जाएगा। यहाँ पर आवेश घनत्व क्या है, n नॉट, तो J वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, n नॉट E इंटू वी वेक्टर। यहाँ से इस v वेक्टर का मान हमें क्या रखना है, इस समीकरण में रखना है। जब हम v वेक्टर का मान इस समीकरण में रखेंगे तो J वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, J वेक्टर बराबर n नॉट E स्क्वायर आयोटा E वेक्टर अपॉन ओमेगा m। और J वेक्टर जो है किसी भी चालक माध्यम के लिए J वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा इंटू E वेक्टर। अब इन दो फॉर्मूलों को अगर हम कंपेयर करेंगे, ये समीकरण नंबर 2 आपके बन गया। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को आपस में कंपेयर करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टर्म को हटा दोगे तो आप लोगों को यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर से क्या मिल जाएगा, चालक माध्यम के अंदर या फिर जो प्लाज्मा मीडियम है उसकी कंडक्टिविटी के बारे में पता चल जाएगा। तो इस समीकरण में आप देखोगे तो इस समीकरण के अंदर जो प्लाज्मा माध्यम है उसकी चालकता क्या हो जाएगी, चालकता सिग्मा बराबर क्या आ जाएगी, आयोटा n नॉट E स्क्वायर अपॉन ओमेगा। ये जो फॉर्मूला निकला है ये किसने निकाला था, ये डू लॉरेंट सिद्धांत से आता है, डू लॉरेंट सिद्धांत, जिसके अनुसार ये कहा गया था या उस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया था ये वाली टर्म
ये तो वेलोसिटी का आपने क्या किया था, डीवी वेक्टर बराबर आपके क्या दिया हुआ था, डीवी वेक्टर बराबर था आपके ई अपॉन एम इंटू डी टी था। ठीक है, इस ई वेक्टर का मान क्या है, ई वेक्टर बराबर ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। ठीक है, आप ई वेक्टर का क्या करोगे, टी के सापेक्ष अवकलन करोगे। अब आप ई वेक्टर का जब आप क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो समाकलन करोगे तो यहां से ई वेक्टर का समाकलन करने पे ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल का समाकलन भी वही का वही होता है जो उससे पे आपने जैसे कि आपने अवकलन के अंदर पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि नीचे वापस इसका क्या आ जाएगा, अवकलन भी आ जाएगा, आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस के आयोटा ओमेगा आ जाएगा। इस वजह से ये टर्म आ रही है नीचे, और वापस हमने ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी है, उसको वापस किस रूप में लिख दिया, ई वेक्टर के रूप में लिख दिया। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जो डूडू लॉरेंस सिद्धांत था उसके अनुसार कोई भी प्लाज्मा माध्यम जो होता है उसकी चालकता हमेशा कैसी होती है, इमेजिनरी, या फिर उसकी चालकता जो होती है उसकी वैल्यू कैसी होती है, काल्पनिक वैल्यू होती है। वो किसके द्वारा बताई गई थी, वो डूडू लॉरेंस सिद्धांत के द्वारा बताई गई थी। और हमने जो ये इलेक्ट्रॉन की गति की समीकरण है प्लाज्मा माध्यम में, उससे भी पता कर लिया कि जो डूडू लॉरेंस सिद्धांत था, आपकी किताब में सीधा इतना लिखा हुआ है कि डूडू लॉरेंस सिद्धांत से कोई भी प्लाज्मा माध्यम जो होता है उसकी चालकता क्या होती है, काल्पनिक होती है, तथा उसका सीधा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है चालकता का। ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ से समीकरण को आपने जब सॉल्व किया तो वहां से भी आप देख लो कि जो प्लाज्मा माध्यम है उसके ऊपर अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग को आपतित करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के आपतन के कारण जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसके कारण जो धारा घनत्व है वो क्या होता है, जे वेक्टर बराबर आयोटा एन नॉट ई स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन ओमेगा एम आ रहा है। इसका हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, इसका कंपेरिजन हम कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं जो हमने चालक माध्यम के लिए समीकरण पढ़ी है, चालकता की जे वेक्टर बराबर कौन से, सिग्मा ऑफ ई वेक्टर, उससे करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ये पता चल रहा है कि जो ये दो समीकरण है उससे ये पता चल रहा है कि जो प्लाज्मा मीडियम है उसके लिए चालकता कैसी चालकता होगी, इमेजिनरी वैल्यू आती है चालकता की या फिर कंडक्टिविटी की। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण नंबर 3 है वो निकल गया। अब उसके बाद में देखिए एक नंबर का क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, वो इस माध्यम के अंदर पूछा जाता है कि जो मैक्सवेल की समीकरण है वो क्या होगी, वो पूछा जाता है। तो इस माध्यम में मैक्सवेल की क्या समीकरण होगी वो भी निकाल लेते हैं। उसके बाद में कल की क्लास जो होगी उसमें इन इक्वेशन की सहायता से जो मैक्सवेल की समीकरण होगी उसकी सहायता से कोई भी अगर विद्युत चुंबकीय तरंग अगर किसी प्लाज्मा मीडियम में इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, तो उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण क्या होंगे, उन समीकरणों के कारण या फिर वो समीकरण है उनके, वो समीकरण क्या होगी विद्युत चुंबकीय तरंग की, और उन समीकरणों का हल क्या होगा तथा उसमें स्किन डेप्थ क्या होगी, स्किन इफेक्ट क्या होगा, इन सब वैल्यू की हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा कम है तो जितना हो सकता है वो अभी हम कर लेंगे। अब देखिए इसके अंदर अब देखिए जो प्लाज्मा माध्यम है या फिर आयनीकृत माध्यम में माध्यम की जो विद्युतशीलता तथा चुंबकीय पारगम्यता जो होती है वो क्या होती है क्रमशः, गम्यता क्रमशः जो होती है आपके एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू बराबर क्या होता है, म्यू नॉट के बराबर होती है। और दूसरी चीज मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था कि जो प्लाज्मा माध्यम होता है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम होता है, मतलब जितने उसके अंदर पॉजिटिव होते हैं उतने उतने उसमें नेगेटिव होते हैं। तो उस वजह से इसमें एन आई बराबर एन ई बराबर क्या होता है, एन नॉट, मतलब जिसमें जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उतने इसमें क्या होंगे, आयन भी होते हैं। उस वजह से इस वजह से प्लाज्मा माध्यम का जो आवेश घनत्व होता है, आवेश घनत्व रॉ जो है वो क्या होता है, एन आई माइनस एन
एन ई, तो एन आई और एन ई दोनों बराबर है किसके, एन नॉट के। तो उस कंडीशन में इस माध्यम का जो आवेश घनत्व होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस माध्यम में, तो इस माध्यम में मैक्सवेल समीकरण जो होगी वो क्या होगी, इस माध्यम में मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग की समीकरण वो क्या आ जाएगी, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर 0, या फिर आप कह सकते हो डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 0। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, या फिर डेल वेक्टर डॉट एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, 0। समीकरण नंबर 3 क्या आ जाएगी, डेल वेक्टर डॉट क्रॉस ई वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट माइनस के डेल ऑफ एच वेक्टर अपॉन डेल ऑफ पी। समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से चौथी समीकरण जो होगी वो क्या होगी, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, जे वेक्टर प्लस जे ऑफ बी वेक्टर। यहां से डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, अभी आप इस जे वेक्टर को क्या लिख सकते हो, सिग्मा ई वेक्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या है, वो आयोटा के रूप में हमने समीकरण नंबर 3 से निकाल ली है। जब इससे सिग्मा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी उस समय इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ ई वेक्टर प्लस म्यू नॉट, या फिर आप ये लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी, या फिर ये समीकरण एक और रूप में कैसे आ सकती है, जे डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा ई वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ, ये आपके समझ में अच्छा, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्लाज्मा माध्यम जो है उसके अंदर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की समीकरण है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जो पहला टर्म है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला टर्म बोल सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसके लिए जो समीकरण है, या फिर ये कह सकते हो गाउस का स्थिर विद्युतिकी के अंदर जो नियम है उसका समाकलन या अवकलन रूप है, जिसका मान 0 क्यों हो रहा है, उसका 0 होने का कारण ये है कि जो प्लाज्मा माध्यम होता है उसके अंदर आवेशों का मान क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ही समान होने के कारण टोटल आवेश, या फिर इन दोनों को जोड़ेंगे Ni प्लस Ne, तो Ne के ऊपर क्या है, माइनस का साइन है, तो उस वजह से इन दोनों को जोड़ने पर वैल्यू क्या आ जाती है, 0 की, क्योंकि दोनों की मात्रा कैसी है, एक समान है। इस वजह से यहाँ पे जो पहली समीकरण है उसमें वापस क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है ना।